हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये वीडियोस खास तौर पे उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिनका टर्म 2 का सिलेबस चल रहा है। राइट, आपके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं और इस वीडियो में आपको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट उसको देख करके आप जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सिलेबस है आपका वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हमें रिडॉक्स पढ़ना है, ईएमएफ पढ़ना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है, नर्स्ट इक्वेशन, एप्लीकेशंस, relation between Gibbs energy, change and EMF of a cell, conductance, conductivity, Kharash law, electrolysis, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अब नाम से जरा क्लियर नहीं है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री का ये वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तो होगी, राइट। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में हमें इंटर कन्वर्जन देखना है। ओके, वैसे तो केमिस्ट्री के काफी सारे ब्रांचेस है, लेकिन इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जब हम किसी केमिकल के थ्रू फ्लो करवाते हैं ना, उसको पढ़ना है। किसी कंटेनर से में मान लो हमने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और दो मेटल के मान लो कि रॉड लगा दी, इसको हम प्लेट कह सकते हैं, और हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को चलो पास करवा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास किससे करवा रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो ये देखो क्या होगा, ये जो एक कैथोड है एक एनोड है, प्लेट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे में बदलेंगे। तो इस तरह के सेटअप को क्या कहते हैं? इस तरह के सेटअप को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसमें क्या है, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे कि एक ये हो गया एक ये हो गया, उसको डिप करोगे किसी सॉल्यूशन में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन या आयन का मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन या आयन का मूवमेंट जो है वो सॉल्यूशन के बिना नहीं होगा। तो सो यू हैव टू प्लेस सम सॉल्यूशन यहाँ पे विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये जो सेल्स है वो दो तरह के आपको पढ़ने हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक गैल्वेनिक। हैव अ लुक। गैल्वेनिक सेल देखो, गैल्वेनिक सेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स। अब जैसे अभी आपने आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा, यानी कि एक निगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट। ये भी कर सकते हैं कि एक ही कंटेनर में दो प्लेट लगा दिया, या ऐसा भी कर सकते हैं कि दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग प्लेट्स लगा दी, मेटल के प्लेट्स। तो मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो बच्चों कि एक जिंक का हमने मेटल लिया है स्ट्रिप, जिसको जिंक के ही इलेक्ट्रोलाइट में डाला है, यानी कि एक सॉल्यूशन है जिंक का जिसमें हमने जिंक मेटल के प्लेट को डाल दिया। दूसरे सॉल्यूशन में हमने कॉपर लिया है और मेटल स्ट्रिप जो हमने उसमें डिप किया है वो है कॉपर का। अब इन दोनों के बीच कनेक्शन कैसे बनाओगे? ठीक है, कनेक्शन बनाएंगे इन दोनों को हम, देखो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है। दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। आपसे पूछा जाएगा कि गैल्वेनिक सेल में दो हाफ को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर दो हाफ हो गए, एक हाफ है जिंक वाला हाफ और दूसरा हाफ है कॉपर वाला हाफ। तो जो गैल्वेनिक सेल है इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ या कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दोनों में लिक्विड है। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए इलेक्ट्रॉन या आयन की मोबिलिटी जरूरी है, और इलेक्ट्रॉन और आयन की मोबिलिटी के लिए उसका सॉल्यूशन होना जरूरी है। तो क्या होगा, एक हाफ में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे हाफ में रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो, देखो याद रखना O और A दोनों ही वॉवेल है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे। तो बच क्या गया, कैथोड बच गया, वहां पर क्या होगा, रिडक्शन। दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवेल है O और A, तो ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड। हमेशा रिडक्शन कैथोड पे होगा, और कैथोड पे किसी भी रिएक्शन में हमें मेटल मिलता है। ये बात मेन है, उसको याद रखोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड है, और जिस पे रिडक्शन होगा वो कैथोड है। यानी कि हाफ सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मींस ऑफ पोरस पॉट और सॉल्ट ब्रिज। ये एक तरीके का कनेक्टर है दोनों तरह, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक हाफ सेल्स के बीच। हाफ सेल इसीलिए क्योंकि कोई भी रिएक्शन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा साथ साथ होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का साथ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक हाफ में ऑक्सीडेशन जो कि एनोड है, और दूसरे हाफ में रिडक्शन जो कि कैथोड है। तो दोनों हाफ हाफ सेल्स हैं, जब दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कंबाइन किया
तब जाकर के प्रॉपर रिएक्शन होगा. So the passage of current from one electrode to another indicates the existence of potential difference. देखो दो पॉइंट के बीच आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा ना, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है. अगर मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमेशा हाइयर से लोअर कोई भी चीज फ्लो करता है, एनीथिंग इन दिस नेचर. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से कम की ओर. तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जो दो पॉइंट के बीच होता है वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज का डिफरेंस. अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हो तो इक्वल पोटेंशियल है, इक्वल पोटेंशियल है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा. तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी कि देखो यहाँ पे देख रहे हो करंट का फ्लो हो रहा है. करंट का फ्लो क्या इंडिकेट करता है, इन दोनों प्लेट्स के बीच देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. और जानते हुए इस चीज को, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल व्हिच कॉजेस करंट टू फ्लो फ्रॉम हायर नेगेटिव पोटेंशियल. देखो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज्यादा है वहां से कम की ओर फ्लो होगा. तो current to flow from the electrode of higher negative potential is called electromotive force. This is called EMF. तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो अपने आप होता है नेचर में. अब आपको जानना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ईएमएफ के टर्म में जानो. ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी चार्ज होती है, उसकी यूनिट कोलम्ब, और ईएमएफ जो होता है वो उसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है. ईएमएफ इज आल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट ओपन है, ठीक है. तो ईएमएफ एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सर्किट का, क्योंकि उस वक्त सर्किट ओपन होता है. तो ये फॉर्मूला देख लेना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. फिर है पोटेंशियल ऑफ एसएचई. एसएचई क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. देखो किसी भी चीज की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, कहीं से तो हम जीरो किसी को बनाएंगे तब तो वहां से वैल्यू निकालेंगे. मान लो कि आपने इस पेड़ के पास से चलना शुरू किया, इसको रेफरेंस माना, यानी कि इस पॉइंट को जीरो डिस्टेंस माना. यहाँ से अगर आप 5 किलोमीटर चले तो आप कहोगे कि मैं 5 किलोमीटर चला, तो दिस इज योर रेफरेंस. उसी तरीके से किसी ना किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को हमें स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा. तो हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड माना है, एंड जो स्टैंडर्ड होगा उसकी वैल्यू कुछ तो रखेंगे. तो आर्बिट्रेरीली इसकी वैल्यू जो है ईएमएफ की वैल्यू ऐसे लिखते हो ना, ईएमएफ ई नॉट की वैल्यू हमने रखी है 0 वोल्ट. तो ये रेफरेंस का काम करती है, यानी कि अगर किसी का पोटेंशियल 24 वोल्ट है, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है. यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of their standard electrical potential, a series called electrochemical series is obtained. देखो आपके बुक में एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू पर, ठीक है. रिडक्शन, आपको ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो वैल्यू है, वो याद नहीं रखते हैं. हम जानते हैं कुछ कुछ चीजें कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा. रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है. रिडक्शन पोटेंशियल, मान लो इलेक्ट्रोड ए है और इलेक्ट्रोड बी है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड ए का ज्यादा है इलेक्ट्रोड बी से, तो किसका रिडक्शन होगा, ए का रिडक्शन होगा. तो बच गया बी, बी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. एक ही बात बस याद रखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन होने का पोटेंशियल ज्यादा है. रिडक्शन पोटेंशियल हाई, तो क्या होगा ऐसे प्लेट का रिडक्शन. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो बचे हुए दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा. तो ऐसे हम निकाल सकते हैं. एक का रिडक्शन पोटेंशियल अगर पता है, यानी कि दो इलेक्ट्रोड है जिसमें से हमें ये पता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसका रिडक्शन, तो बचे हुए दूसरे का ऑक्सीडेशन. स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालते हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यहाँ पे ए होगा ऑफ एनोड, यानी कि इसको हम ई आर माइनस ई एल भी कहते हैं. यहाँ पे स्पेलिंग एरर है. ई आर माइनस ई एल मतलब ये देखो, कैथोड जो होता है वो राइट साइड में होता है और एनोड जो होता है वो लेफ्ट साइड में. तो फॉर्मूला याद रखने के लिए ई आर माइनस ई एल रखते हैं, लेकिन अगर आपको राइट ही नहीं पता कौन सा है तो कैथोड माइनस एनोड रख लो, ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है.
दूसरा एक फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को ई नॉट के साथ कैसे हम रिलेट करें, तो डेल्टा जी नॉट जो है, जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, वो माइनस एन, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स जो किसी रिएक्शन में यूज होता है, एफ इज अ फेराडेज कांस्टेंट, 96,500 कोलम्ब इसकी वैल्यू होती है 1 फेराड की, और ई नॉट है ऑफ अ सेल, जो आप कैसे निकालोगे, ई आर माइनस ई एल से निकालोगे। ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, ये आ सकता है, एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल ना बना पाओ तो फॉर्मूला तो लिख दोगे। कुछ आपका 10th पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रख लिया है ताकि आपके लिए आसान हो। स्पीसीज विथ हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देखो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उस बेचारे का रिडक्शन होगा, बचे हुए दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स आयन वैरीज विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। अब रिएक्शन में, रिएक्शन मिक्सचर में जहाँ पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पे वोल्टेज ज्यादा होगी ना, यानी कि पोटेंशियल वहां पे ज्यादा होगी। यहाँ पे आयन कम है तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। ये न आपको ये इक्वेशन जानना चाहिए। मान लो ये एक रिएक्शन, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में इस तरह का रिएक्शन देखा है, ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी हमने रिएक्टेंट में लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, बन गया सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये नर्स्ड इक्वेशन है बच्चों, अगर आपको नर्स्ड इक्वेशन नहीं याद है, नर्स्ड इक्वेशन आ सकता है तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 2.303 आर, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सॉरी, डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। log concentration of C to the power C into D to the power D, ये आपने पहले भी इक्विलिब्रियम में किया हुआ है, डिवाइडेड बाय A to the power A and B to the power B। अब एक और अच्छी बात है कि एट 298 केल्विन जो कि हमारा टेम्परेचर है, अगर तो ये जो वैल्यू है ना 2.303 RT by NF, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0.591 by N। तो आपको ये वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि मान लो आर निकालना है, हमें नहीं पता ये सब, हमें अगर ये दिया हुआ है कि एट 293 केल्विन, तो फटाफट इस डेटा को रिप्लेस कर दोगे इससे 0.9, तो हमारे क्वेश्चन फिर क्या बन गया, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन, क्योंकि 2.303 आर टी बाई एफ जो है उसकी वैल्यू है 0.591, बचा ये लॉग जो है वो वैसे का वैसा रह जाएगा। ये आपका नॉस्ट इक्वेशन है। अब ईएमएफ ऑफ द सेल को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, अभी अभी आपने देखा था ईएमएफ जो था वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में था, ठीक है। अभी इससे पहले वाले इक्वेशन में आपने देखा था डेल्टा जी वाज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो क्या अभी इस ई के बदले हम जो वैल्यू है वो डाल दें तो क्या डेल्टा जी के फॉर्म में भी आ सकता है, रिप्लेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल के बेसिस पर। अब यहाँ पर आप सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद कर लो, ई ऑफ द सेल क्या था 2.303 RT by NF, लॉग क्या था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो अगर मान लो किसी रिएक्शन में Kc दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसके बदले आप ये लिख सकते हो, तो ये तीसरा रिएक्शन है उसी का, बट द कंडीशन इज एट 298 केल्विन, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने लिखी है ना इसके बदले वो तभी लिख सकते हैं जब टेम्परेचर इज 298 केल्विन। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आप जानती हो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ डेल्टा ई, या हम लॉग केसी के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं माइनस 2.303 RT लॉग केसी। ये चार फॉर्मूला, इसको लिख के याद कर जाओ। अब रेजिस्टेंस बच्चों अपनी क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मान लो कि R जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, तो R इज इक्वल टू S इंटू एल बाई ए। S क्या होगा, इट विल बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, R की यूनिट ओम होती है तो इसकी यूनिट क्या होगी, उसकी उल्टी होगी मोहो। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखो ये जो S है वो R के बराबर कब हो जाएगा, जब ये L1 होगा और ये 1 होगा। देखो R इज इक्वल टू S इंटू लेंथ, अगर किसी वायर का 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, मान लो मैं सेंटीमीटर लिख देती और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 से 1 कट गया,
इस वक्त रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। इसकी यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स या एमएचओ या सीमेन। अब आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो इसमें छोटा छोटा डेफिनेशन आएगा, इसको आप ऐसे डिनोट कर दो, उल्टा वी एस पी इधर रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रिवर्स होगा या रेसिप्रोकल वो होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रिवर्स होगा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रिवर्स होगा कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द कंडक्टेंस। अगर हम 1 मीटर का सब कुछ ले, 1 मीटर हमारा लेंथ है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, तो ये दोनों फिर बराबर हो जाएंगे। मोलर कंडक्टेंस का मतलब अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो अगर मोलैरिटी उसकी 1 कर दी जाए तो वही कंडक्टेंस उस वक्त जो होगा वो मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। देखो कैसे लिखते हैं, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय सी इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फॉर्मूला लिख के याद कर लोगे बस। कॉन्सेंट्रेशन सी का मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर। इस मोल्स पर लीटर को क्या कहते हैं, मोल्स पर लीटर इज मोलैरिटी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो किसी अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आया तो उसमें काम आएगा कि मेटल में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल डिक्रीज, यानी कि रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। कंडक्टेंस जो घट गया मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो कंडक्टेंस जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। अब एक रास लॉ है, ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, बस डेफिनेशन लिख देना कि इसका काम क्या है। ये बताता है देयर इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। मान लो आपने एक सॉल्यूशन लिया, मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट लिया ए बी, वो पानी में या सॉल्यूशन में जाके ए प्लस एंड बी प्लस में बदल गया, तो इसका माइग्रेशन और इसका माइग्रेशन या मोबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना हो इंडिपेंडेंट है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एज अ सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये हो गया हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये किस चीज के बराबर है, सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैटायन और एनायन की जो वैल्यू होगी यहाँ पे बताया जा रहा है, ये न्यू लिखते हैं इसको, ये वी लिख सकते हो एज द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस पर यूनिट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ, दो लॉ है फैराडेज के, दोनों आप पढ़ने हैं, कोई लॉ आ सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ है किसी इलेक्ट्रोड पे, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कराया है, ठीक है। Q इज इक्वल टू आई टी, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। M इज इक्वल टू ZIT, जिसमें I आपका करंट इन एम्पियर है, T आपका टाइम इन सेकेंड्स है, ठीक है। और Z इज अ कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जो है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। एग्जैक्टली यही बताया गया ना कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था Q इज प्रोपोर्शनल टू IT। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है M इज इक्वल टू ZIT। आप इतना ही ये वाला जो लाइन है वो लिख दो और मैथमेटिकली बस बता दो M इज इक्वल टू ZIT। तो वेयर M इज द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, Z जो है वो आपका जो भी आपको लिखना है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, I करंट है और T टाइम है। इतने में आपका काम चल जाएगा। दूसरा लॉ है when same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolyte। मान लो A है और B है, ठीक है, दोनों से हमने 5 एम्पियर करंट पास करवाया, ठीक है, दिस इज B, सॉरी। दोनों से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास करवाओगे, when same amount of electricity is passed through solutions of different electrolyte, weight of different substances deposited or liberated are proportional to their chemical equivalent। तो यानी कि यहाँ से जो लिबरेट होगा और यहाँ से जो लिबरेट होगा सब्सटेंस, उनका केमिकल इक्विवेलेंट जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है।
इक्विवेलेंट वेट आप जान लो कितना होता है, वो होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायंस टू द मेटल। यानी कि एटॉमिक मास ले लोगे और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिक्वायर्ड होता है उसे डिवाइड करोगे। अब एक लास्ट इंफॉर्मेशन है, द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96,500 कूलम। कई बच्चों को 1 फैराड का वैल्यू नहीं आता होता है, तो 1 फैराड इज इक्वल टू 965, ये रफली है कूलम। ठीक, या इसको आप सी लिख सकते हो, सी इसकी यूनिट होती है कैपिटल सी। फैराडेज कांस्टेंट इज कैपिटल एफ। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। इतनी मिनिमम चीजें बच्चों आप पढ़ के जाओगे तो आपका इस चैप्टर से मैक्सिमम कवरेज हो जाएगा। तो आप इतना पढ़ लो, बाकी के जो चैप्टर्स है वो मैं अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल द वेरी